गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। आज लास्ट वीक तो नहीं मिल पाए थे, पर्पज ऑफ बर्थ डेट पढ़ते हैं और 5:50 तक पढ़ेंगे। बाद में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न लेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बात मुझे थोड़ी शेयर करनी है कि हम बहुत लोगों को देखते हैं तो जीवन के अंदर हमेशा एक कंप्लेन उनके अंदर रहती है, एक असंतोष जीवन के प्रति रहता है, कुछ कमी एक महसूस होती रहती है। और कई लोगों को तो अपने फैमिली में ही कंप्लेन, पति के प्रति या पत्नी के प्रति या बेटों के प्रति, या कई लोगों को जॉब के प्रति, पड़ोसी के प्रति। कि हमारे कंप्लेन का दायरा जो है वो बहुत बड़ा है। छोटी छोटी बातों में हम धुन निकालते हैं और कंप्लेन करते हैं। चलो छोटी मोटी बात तो ठीक है, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे जीवन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जिनके बारे में हम कंप्लेन करते हैं, तो क्या हमें कंप्लेन करने का अधिकार है? ये प्रश्न इसलिए है कि एक बात का हमें पता नहीं है। हम जो घटना होती है, घटना को ऊपर ऊपर से देखते हैं, और जब कंप्लेन करते हैं तो इसके पीछे के जो कारण होते हैं वो बहुत स्थूल और एपेरेंट कारण हम देखते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए, उसने ऐसा नहीं करना था, वगैरह वगैरह। पर एक बहुत गहरी बात यह है कि एक चीज़ जो हम जानते नहीं, समझते नहीं है, और वो चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हमारे जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है। तो जब जीव जन्म लेता है, उससे पहले जीव ये सब तय कर लेता है कि इस जन्म में, आने वाले जन्म में कौन मेरे माँ बाप बनेंगे, कौन पत्नी बनेगी, कौन पति बनेगा, और वो खुद ही उसके मुताबिक सुख दुख जो है उसका भी वो चयन करता है। और हम देखेंगे कि हर एक के जीवन के अंदर दुख ज़्यादा होता है और सुख कम होता है, रेशियो वाइज। तो ये एक प्रकृति का है या जीव का है, वो जो है वो जब ये नक्की करता है तो उसके पीछे एक कारण है कि जिसके लिए वो दुख जो है वो ज़्यादा पसंद करता है, या जो दुख को ज़्यादा वो महत्व देता है और दुख को ज़्यादा रखता है अपने जीवन के अंदर, सुख कम रखता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जीव जब आता है तो वो, उसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, और वो पर्पस है कॉन्शियसनेस को राइज करने का। हम यहाँ कुछ मौज मजा करने नहीं आए हैं, हम खाने पीने नहीं आए हैं। जीव का है तो ये है कि कॉन्शियसनेस किस तरह राइज हो सके और जीव ऊपर ऊपर उठता जाए और एक दिन मुक्त होता जाए। तो ये एक बहुत बड़ा हेतु है, और जीव के रूप में हम ही ये सब तय करते हैं। हालांकि कुछ लॉज होते हैं नेचर के, जीव अपने आप में नक्की नहीं करता है, कुछ उसको लॉज को फॉलो करना पड़ता है, और लॉज को फॉलो करते हुए वो एक जीवन का पूरा एक डिज़ाइन तैयार कर लेता है कि इस जन्म में इतना भुगतूंगा, इतना सुख, इतना दुख। ठीक है, अब हमने खुद ही ये सारा तय किया है, तो हमें कंप्लेन करने का अधिकार है क्या? हमने ही इस तरह का पति मांगा था, इस तरह की पत्नी मांगी थी, इस तरह के बेटे मांगे थे, इस तरह का सारी चीज़ें मांगी थी। आज कम कहता है कि नहीं, ये पत्नी ठीक नहीं है, ये पति ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है। वो कैसे चलेगा? हम भूल गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम कंप्लेन कर सकते हैं। हमें कंप्लेन करने का अधिकार ही नहीं है अगर हम इसको जीव के रूप में समझे तो ये एक सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। और दुख ज़्यादा क्यों वो जीवन में पसंद करता है? क्योंकि दुख में ही कॉन्शियसनेस राइज हो सकती है। कभी ये देखा है आपने कि कोई सुखी आदमी है और कॉन्शियसनेस बढ़ाता जाता है? अगर ऐसा होता तो सिद्धार्थ गौतम को घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगर घर में ही
सुख में ही कॉन्शियसनेस बढ़ सकती होती तो सिद्धार्थ को घर छोड़कर जंगल में जाके साधना करने की जरूरत क्या थी, वो वहीं सिद्ध हो जाता। पर नहीं, हालांकि प्रश्न ये नहीं है कि कहाँ रहते हैं, सवाल ये है सुख दुख का है। तो घर में भी रहते हैं और दुख के साथ जीते हैं तो भी हमारा एक कॉन्शियसनेस राइज हो सकती है। तो सफरिंग जो है वो जीवन में क्यों महत्व का है। और कम से कम चलो दूसरे लोग तो कंप्लेन करते हैं, जो हम अब साधना के मार्ग के ऊपर है, साधना करते हैं तो कंप्लेन बंद होनी चाहिए। स्वीकार भाव आना चाहिए कि भाई जो आया है मेरी थाली में, जो आया है वो मैंने ही परोसने के लिए बोला था कभी कि भाई ये बना के लाना तुम, और वो आ गया है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसा कैसे हो गया। तो ये कैसे संभव है, या इसको किस तरह हम ये कर सकते हैं। तो ये जो एक है, हमें दुख के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है दुख को समाप्त करने का, वो ख़त्म होना चाहिए। दुख के साथ जीना पड़ता है और दुख में रहते रहते ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। एक दूसरी बात ये भी है, लोग समझते हैं कि खाली ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान साधना से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पर बहुत गहरी साधना के बाद, बहुत सालों के बाद में जब व्यक्ति धारणा ध्यान समाधि पर पहुंचता है तब उस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और धारणा ध्यान समाधि पर पहुंचने के लिए हमें कितने जन्म लग जाते हैं। तो एक प्रकृति का एक आयोजन है, प्रकृति ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि भाई ये दुख जो है, अगर दुख का व्यक्ति सही मायने में उपयोग कर लेता है तो इस जन्म में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और शुरू हो सकता है। तो ये चीज़ को हमें खास समझनी है, और हमारा एटीट्यूड जो है सुख दुख के प्रति वो हमें चेंज करना है। और खास करके कंप्लेन जो है वो बंद हो जानी चाहिए। जो है वो है, उसको हम बदल नहीं सकते, और ज़बरदस्ती बदलने का प्रयत्न करेंगे तो कर्म का कोई दूसरी कर्म की साइकिल का भोग बन जाएंगे। बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो दूसरी साइकिल कभी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। चलिए अभी पर्पस पढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हम पेज नंबर 175 का लास्ट पेरा हमने पढ़ा था, और इसके अंदर सावरिया जी मन के बारे में बताते हैं, मन और मन का लिमिटेशन, और मन खुद जान जाता है उसका लिमिटेशन। तो वो डिवाइन फ्रेगमेंट आत्मा को वो खुद सरेंडर हो जाता है, और फिर हमारी सच में आध्यात्मिक यात्रा फिर चालू हो जाती है। तो 175 तक पढ़ा था, 176 से अभी हम आगे पढ़ेंगे। There is now enough scope of objective and subjective concentration or meditation, but at this stage the disciple will not waste time indulging in such study, profitable though it be, because the conviction has satisfied the mind. अब ये इम्पोर्टेंट है, सेटिस्फाई, कन्विक्शन है सेटिस्फाइड द माइंड। अब उसको मन को कन्विक्शन हो गया है कि आत्मा ही मान है, आत्मा का ही मुझे शरण लेना है, और आत्मा के प्रति मुझे उसके गाइडेंस से ही अभी आगे बढ़ना है। तो जब मन इस प्रकार सरेंडर करता है तब वो खुद भी सेटिस्फाइड होता है और उसकी साधना बनती है। और साधक जो है वो फिर जो और प्रकार की साधनाएं हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंसंट्रेशन और मेडिटेशन वगैरह, उसमें वो समय नहीं बर्बाद करना चाहता है, वो सीधा धारणा ध्यान समाधि के ऊपर जाना चाहता है या प्रत्याहार को सिद्ध करना चाहता है। क्योंकि ये सारी चीज़ों चाहे उपयोगी हो या उसका स्टडी काम का भी हो, फिर भी जो लक्ष्य है जो उसने बनाया है उसके प्रति, उसके लिए तो ये चीज़ जो है वो कुछ नहीं है। रास्ते में ये सारी चीज़ें आती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब कि अंदर भी हम
कंसंट्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाहर का भी चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। मतलब अटेंशन जो है वो अटेंशन हमारा अभी इतना अच्छा हो गया है कि अंदर भी अटेंशन जाता है और अंदर से हम सीख सकते हैं, बाहर का जो है बाहर से भी सीख सकते हैं। फिर भी ये धारणा ध्यान समाधि के लिए ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है और उसके लिए ये महत्व का भी नहीं है, इसलिए साधक इसको छोड़ के आगे चलता है। इट इज़ देयरफॉर नो मोर रेस्टलेस। टू बी रेस्टलेस वॉज सो फार इट्स धर्म। अब मन का धर्म ही देखो, जहाँ मन है वहाँ रेस्टलेसनेस होगी, चाहे कोई बहुत बड़ा योगी होगा, कोई भी होगा, पर जब तक वो मन के क्षेत्र के अंदर है तो वहाँ रेस्टलेस आएगी ही। मन का धर्म, मन का स्वभाव ही रेस्टलेसनेस का है और हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की एक रेस्टलेसनेस होती है। कई लोगों के अंदर बहुत सारी रेस्टलेसनेस होती है और वो दिखाई भी देती है वो रेस्टलेसनेस, पर जो लोग आगे बढ़े हैं उसके अंदर रेस्टलेसनेस खत्म हो गई ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी गहराई में ये रेस्टलेसनेस पड़ी होती है और वही कभी हमें चंचल बना के ये करने का वो करने का अंदर से वो प्रेरणा देती है। तो रेस्टलेस जो है वो आदमी को शांति से बैठने नहीं देती, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो या बाहर का संसार का क्षेत्र हो। अध्यात्म में भी कुछ माजापच्ची करने का जो हमारे अंदर ये होता है वो अंदर की एक रेस्टलेसनेस है। जब साधना अच्छी चल रही है तो फिर और रेस्टलेसनेस के कारण और कुछ कतोलने की ज़रूरत नहीं है, ग्रूविंग की ज़रूरत नहीं है, वो फिर हमें साधना से भटका देता है। साधना एक बार अच्छी चल रही है तो उसको चलने दो, रेस्टलेसनेस को बीच में मत आने दो। It realizes that this gross universe of Bhu is but one phase, a purpose to be realized and transcended, but not by running away from life, and that everything in the universe is for the self. Sutra 21 of Book 2, all that is exists for the sake of the self. तो अब जो है वो उसको माइंड को जो है साधक को अभी वो रियलाइज होता जाता है कि ये जो भू के अंदर मैं यात्रा कर रहा हूँ ये तो सिर्फ एक भाग है, एक फेज है उसका। जो ब्रह्मांड है वो तो इतना बड़ा है और भू से भुव से स्व, ये सब बड़े होते जाते हैं और गहरे होते जाते हैं। तो एक पार्ट का वो उसको अनुभव होता है कि एक पार्ट का ही मैं ये जो है वो अनुभव कर रहा हूँ और जो पर्पज़ है ये उसका जो वो ये कर रहा है उसको रियलाइज करके उसको ट्रांसेंडेंट करना है, मतलब उसका अतिक्रमण करना है। मतलब कि अगर भूखी उसकी यात्रा है तो भूखी सारी की सारी जो है यात्रा उसको वो कंप्लीट करनी है और उसके बाद में फिर दूसरे जो लोग हैं उसके प्रति उसकी यात्रा हो सकती है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि तावड़िया जी ने जो साधना बताई है वो एस्ट्रल बॉडी की एस्ट्रल बॉडी जो है वो हम सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके हम जो है वो उसको क्या कहते हैं कि पूरे भूलोक की यात्रा करते हैं और उसका भूलोक का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ लास्ट में कहा ना कि भाई एवरीथिंग इज एग्जिस्ट फॉर द सेल्फ, सेक्स फॉर सेल्फ। क्योंकि ये जो है भूव ब्रह्मांड, ये भूव स्व का जो पूरा ब्रह्मांड है वो आत्मा के लिए है, आत्मा का खेलने के लिए, आत्मा को अनुभव करने के लिए है। तो इसीलिए जो है वो ये माइंड या जो साधक है वो उसका अनुभव करता है और उसको ट्रांसेंडेंट करके वो आगे जाता है। पर ये जो ट्रांसेंडेंट है या उसका जो अनुभव है वो ऐसा नहीं कि भाई घर छोड़ के भाग जाओ और जीवन से भाग जाओ और कोई पर्टिकुलर टाइप का जीवन स्वीकार कर लो। यहाँ ये बात नहीं है। जहाँ आप है वहाँ रहकर ही उसको ट्रांसेंडेंट करना है। तो यही बात है कि और योग सूत्र में भी यही कहते हैं महर्षि कि ऑल दैट इज एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो
सेल्फ के लिए बनाया हुआ है और सेल्फ को ये सारा ब्रह्मांड का अनुभव करना है। इसीलिए तो वो डाउनवर्ड जर्नी के अंदर नादिर तक उसको जाना पड़ता है अनुभव लेने के लिए, और इतना ग्रोथ बन जाना पड़ता है, पशु जैसा उसको बन जाना पड़ता है, क्योंकि उसको अनुभव लेना है तो सूक्ष्म से लेके स्थूल तक उसको यात्रा करनी पड़ती है, और फिर अपवर्ड जर्नी में स्थूल से लेके सूक्ष्म की उसको यात्रा करनी पड़ती है। द ग्रोथ बॉडी एंड माइंड हैव रीच दिस कन्विक्शन। Now the primary astral molecular body and its thinking instrument manas are also to be convinced, for they are conjoined to the physical. अब पहले जो है वो फिजिकल बॉडी माइंड जो है वो फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो कन्विंस होती है और वो सरेंडर होते हैं, उसका साथ देते हैं डिवाइन फ्रेगमेंट को। और अब जो है वो एस्ट्रल मोलिकुलर जो बॉडी है और उसका जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है मनस, वो भी कन्विंस होते हैं कि नहीं भाई ये जो है आत्मा है वही सर्वोपरि है, और अगर हमें आगे बढ़ना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये आत्मा का ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। इस तरह वो भी वो बॉडी माइंड भी कन्विंस होते हैं और फिर उसका शरण लेता है, क्योंकि फिजिकल और एस्ट्रल दो अलग नहीं है। तो फिजिकल जब एक शरणागति लेता है तो एस्ट्रल भी साथ साथ में फिर उसके पीछे शरणागति लेते हैं, और फिर दोनों का जो कोजॉइंट बॉडीज है वो फिर यात्रा करते हैं आगे। एंड इनर रिदम इज एस्टेब्लिश्ड बाय 3-step रिदमिक ब्रीदिंग फॉर ऑल 24 आवर्स, विच इज एसेंशियल टू अचीव इनर एंड आउटर रिदम एंड विच ऑल्सो इंड्यूसेस पीस ऑफ द ब्रेन। तो अब जो है ये व्यक्ति कम से कम 3A के स्टेज के ऊपर तो पहुंच गया है, तो वो उसकी जो रिदम है वो 3-step द्वारा 24 घंटों के लिए बैठ गई है, और इनर और आउटर रिदम दोनों जो है वो रिदम उसके अंदर बैठती जाती है, और उसके कारण जो है वो एक उसका ब्रेन जो है वो एकदम शांति का अनुभव करने लगता है। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है, और ये अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा माइंड रेस्टलेस है उसको किस तरह शांत किया जाए। तो अगर वो 24 घंटे 3-step बैठ जाता है और वो शांति का अनुभव करता है, तो ये एक अनुभव करने लायक चीज़ है। हम अभी जो शांति का अनुभव करते हैं वो तो बहुत छिछली या ऊपर के लेवल की शांति है और टेम्पररी शांति है। जो गहराई से जो शांति आती है वो एक अलग चीज़ होती है, और वो फिर यहाँ साधक अनुभव कर सकता है। What follows is Sutra 49 of Book 2. When right posture of mind, not body, has been attained, there follows right control of prana and proper inspiration and expiration of breath. अब जो है ये सूत्र जो है वो प्राणायाम का सूत्र है, और सूत्र बुक 2 का सूत्र 46 जो है वो आसन के बारे में है, स्थिर सुखम आसनम। तो कहते हैं व्हेन राइट पोस्चर हैज बीन अटेंड, मतलब कि अब जो राइट पोस्चर उसने अटेंड कर लिया, उसको सिद्ध कर लिया, और राइट पोस्चर क्या है, माइंड का है। तो ये जो हम जानते हैं कि योग सूत्र के अंदर ये गड़बड़ी हो गई है कि सबके सब जो कमेंट्रेटर्स है वो बॉडी का फिजिकल बॉडी का जो है वो पोस्चर की बात करते हैं और उसको स्थिर करने की बात करते हैं। और हठयोग में तो ऐसा कहा है कि भाई अगर आप किसी आसन को 3 घंटे तक बैठ सकते हो स्थिरता पूर्वक, तो वो आपका आसन सिद्ध हो गया है। तो ये सारी मान्यता है, पर हकीकत में बॉडी को स्थिर रखने की, सिद्ध करने की सवाल ही नहीं है। माइंड जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और माइंड को किस तरह हम स्टेडी बना सकते हैं, ये साधना का पर्पज़ हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो ये साधना करते करते अब साधक का माइंड जो है वो स्थिर हो जाता है। उसके बाद में प्राण के ऊपर उसका कंट्रोल आता है, और जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, अब 2 चीज़ है। इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन जो है वो फिजिकल है, फिजिकल बॉडी में चलते हैं, वो श्वास है, और प्राण जो है वो एस्ट्रल के अंदर है। तो प्राण का कंट्रोल यहाँ अंदर होता है, उसके कारण जो उसका फिजिकल में
जो इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन है वो भी एक ऑर्डर के अंदर, एक रिदम के अंदर, और एक जिस तरह होने चाहिए इस तरह इसका एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन मतलब श्वास और उच्छ्वास जो है वो इस तरह का उसका हो जाता है। पर पहले जो है राइट पोस्चर को अटेंड करना है, मतलब कि मन का आसन जो है वो स्थिर करना है, और उसके बाद में फिर प्राणायाम, ये प्राणायाम का डेफिनेशन है। और योग सूत्र के अंदर वो भी इसका भी कुछ अलग ही अर्थ लोगों ने कर लिया है, पर हकीकत ये कि इम्पोर्टेंट बात प्राण की है, और प्राण जो है एस्ट्रल में उसे किस तरह कंट्रोल किया जाए वो हमें इसमें समझना है। और उसके बाद का सूत्र जो है 50, राइट कंट्रोल ऑफ प्राणा और द लाइफ फोर्स इज एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मोशनलेस इन डायग्राम 3। इट इज सब्जेक्ट टू प्लेस, टाइम एंड नंबर एंड इज ऑल्सो प्रोट्रैक्टेड और ब्रीफ। तो ये दूसरा सूत्र है, वो भी प्राणायाम के संदर्भ में ही है, वो प्राण के संदर्भ में ही है। तो जब प्राण का राइट कंट्रोल आ जाता है, फिर उसके जो 3 फेजेस है, एक्सटर्नल, इंटरनल और मोशनलेस, मतलब नॉर्मल कोर्स में जो हम जिसको फिजिकल लेवल पर समझते हैं वो जो है वो क्या कहते हैं अपना पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लेवल पर है, पर अंदर भी जो है वो अंदर के जो प्राण है वो प्राण भी की भी ये स्थिति होती है, और जो मोशनलेस स्थिति होती है वो डायग्राम 3 की स्थिति होती है। बीच में लोग ज्वाइंट होते हैं ना तो थोड़ी तकलीफ होती है, टाइम सर आ जाते तो अच्छा है। अब यहाँ कौन बाकी है समझ में नहीं आता। और इसके आगे एक सूत्र है, और वो फिर उसका जो है वो सब्जेक्ट टू प्लेस, टाइम एंड नंबर एंड इट्स ऑल्सो प्रोट्रैक्टेड और ब्रीफ। तो वो लंबा भी हो सकता है, तो छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और वो टाइम और प्लेस और नंबर उसके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि वो उसके कितने आवर्तन होते हैं, कितना इसका राउंड चलता है या अंदर, वो इसके अलग अलग नंबर हो सकते हैं। और इसके आगे का सूत्र में कहते हैं कि द पीस ऑफ द माइंड, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय द रेगुलेशन ऑफ प्राणा और द लाइफ ब्रेथ। फिर से यहाँ ये रेगुलेशन ऑफ प्राणा का मतलब क्या, फिर से वही बात है प्राणायाम की। तो प्राण आयाम 2 शब्द है ना, तो प्राण और आयाम का मतलब भी रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन ऑफ प्राण या फिर लाइफ ब्रेथ है, उसको जब हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करना हम सीख जाते हैं, उसका आयाम करना सीख जाते हैं, तो पीस ऑफ माइंड जो है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, अब वो शांत होता जाता है। तो ये एक प्राणायाम का बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। पर वो सही माने में प्राणायाम, जो प्राणायाम करते हैं वो ठीक है, वो भी काम का तो है ही, पर वो फिजिकल लेवल का है। यहाँ ये सारी बात जो है वो सब एस्ट्रल लेवल की है, क्योंकि दावरिया जी तो यहाँ तक कहते हैं इनर डिसिप्लिन में कि भाई पहले प्रत्याहार शुरू होता है और उसके बाद में प्राणायाम शुरू होता है। तो ये जो सब सारे प्राणायाम की यहाँ बात है, वो प्रत्याहार के स्टेज में साधक पहुँचता है, उसके बाद में इस तरह का उसको अनुभव होता है, प्राण का अनुभव होता है, और उसको वो इस तरह रेगुलेट भी कर सकता है। और एक और सूत्र है बुक 2 का 55, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मीन्स देयर फॉलोज द कंप्लीट सब्जुगेशन कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन। तो ये प्रत्याहार की स्थिति का सूत्र है कि इसके परिणाम जब ये प्राणायाम इस तरह सिद्ध हो जाता है, तो फिर जो सेंस ऑर्गन्स का के ऊपर उसका कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। तो प्रत्याहार की स्थिति हम जानते हैं कि सेंसिस और सेंस ऑर्गन 2 है, और प्रत्याहार के अंदर सेंसिस को सेंस ऑर्गन से डिटेच किया जाता है। तो डिटेचमेंट ऑफ सेंसिस, दैट इज प्रत्याहार। तो ये सूत्र प्रत्याहार का है। When an individual reaches stage 3A and achieves biological wholeness, this posture of the mind of adoring and implicitly obeying the divine fragment is the sought for
बेस पोस्चर। अब जब साधक जो है 3 एक स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो उसका बायोलॉजिकली वो कंप्लीट बन जाता है, बायोलॉजिकल होलनेस इसके अंदर आ जाती है। बायोलॉजिकल जो भी चेंजेस आने थे वो उसके अंदर अब आ गए हैं। और उस दौरान जो है वो जो उसका जो पोस्चर ऑफ माइंड है, उसका जो पोस्चर ऑफ माइंड है वो अब डिवाइन फ्रेगमेंट की आराधना करने लगता है, एडोरिंग करता है और उसके आज्ञा पालन करने लगता है। डिवाइन फ्रेगमेंट जिस तरह गाइडेंस देता है इस तरह अब माइंड पोस्चर जो है वो करने लगता है और इस तरह साधना होने लगती है। और फिर वही जो है वो बेस पोस्चर किस तरह प्रयत्न करके बने उसका ये होता है कि एक आशय या हेतु होता है कि भाई और अच्छी तरह ये पोस्चर माइंड पोस्चर जो है वो और स्थिर होता जाए, ये उसका एक हेतु होता है। एट दिस स्टेज द 7 वाइटल एनर्जीज आर नॉट ओनली जनरेटेड but directed to flow properly because all the minor and major blocks or valves can be opened and closed consciously at will। अब क्या है कि ये स्टेज जब आता है तो उसके अंदर 7 प्रकार की जो ऊर्जा है वो कौन सी है वो आगे बताते हैं। तो 7 प्रकार की ऊर्जा जो है उसको वो कहाँ डायरेक्ट करनी है, जैसे ऊपर प्राणायाम के सूत्र में बताया ना, रेगुलेशन ऑफ प्राण। तो ये प्राण की 7 प्रकार की अलग अलग ऊर्जा है और उसको रेगुलेट करना पड़ता है। और रेगुलेट करने के लिए उसको अलग अलग जो चैनल्स है या जो हमारी नाड़ी है एस्ट्रल बॉडी की उसके अंदर उसको जाने देना पड़ता है, उसको प्रभावित होने देना पड़ता है। पर जहाँ जहाँ जो ब्लॉक्स और वाल्स है उसको जिसको खोलना है उसको खोलना पड़ता है और जिसको बंद करना है उसको बंद करना पड़ता है। और इस तरह फिर वो प्राण को पूरे एस्ट्रल के अंदर प्रवाहित होने देता है। और ये सब जो है वो कॉन्शियसली वो कर सकता है एट विल। अब जो है यहाँ उसकी जो विल जो है वो स्पिरिचुअल विल बन गई है। हम जानते हैं 3 प्रकार की, जो डायग्राम 1, 2 और 3A। तो डायग्राम 1 के अंदर जो है व्यक्ति की न्यूट्रल विल होती है, डायग्राम 2 के अंदर जो है व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल विल होती है और डायग्राम 3 पर व्यक्ति पहुंचती है तो उसकी स्पिरिचुअल विल बन जाती है। स्पिरिचुअल विल मतलब कि अब उसके हाथ में है क्या करना क्या नहीं करना, उसका इनर बॉडी भी उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है। तो अभी वो कि कोई वाल को खोलना चाहता है तो अपनी मर्जी से खोल सकता है, बंद कर सकता है। हम अभी सामान्य साधक है वो ऐसा नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि 2 मेजर वाल्स है, एक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और एक स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, और वो 2 वे स्विच जैसा है, एक ऊपर खुला है तो नीचे बंद है। पर अभी जब उसके ऊपर काबू आ जाता है तो मानो कि नीचे का बंद है उसको वो खोल सकता है और ऊपर वाले को बंद करता है और इम्पल्सिस को कहाँ जाने देना है वो सब वो खुद तय कर सकता है। द मोस्ट वाइटल 7 एनर्जीज इन decreasing order to importance are the energy of essence of consciousness, the energy of awareness, the energy of life, spiritual energy for want of proper description, the energy of intuition, the energy of genius directed to any particular faculty and the energy of sensitivity। तो ये 7 प्रकार की ऊर्जा जो हमने जब डिस्कोर्सिस 1 पढ़ते थे तब हमने ये सारी ऊर्जाओं का देखा था। ये 7 प्रकार की ऊर्जा मेरे ख्याल से 12th मीटिंग पेपर के अंदर ये ऊर्जाओं की बात थी। तो पहली जो है वो एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे इम्पोर्टेंट जो एनर्जी है वो ये एसेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके बाद में जो है अवेयरनेस की, जागृति की ऊर्जा है। उसके बाद में जीवन की ऊर्जा है, फिर आध्यात्मिक ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा जीनियस की ऊर्जा भी है और लास्ट में जो है वो सेंसिटिविटी की ऊर्जा। पर ये जो सेंसिटिविटी की वो फिर कहते हैं डिस्कोर्सिस में कि सेंसिटिविटी की ऊर्जा जो है वो अभी हमारे अंदर जनरेट नहीं होती है, वो सेंसिटिवनेस की ऊर्जा बन गई है और वो नेगेटिव ऊर्जा है। सेंसिटिविटी की अगर ऊर्जा है तो वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो हमें कंस्ट्रक्टिव है, हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। पर जब
सेंसिटिवनेस की ऊर्जा वो बन जाती है, तब वो क्रोध, गुस्सा, हवस वगैरह वगैरह जो नेगेटिव चीज़ है उसके अंदर वो चीज़ बन चली जाती है और उसको ज़्यादा वो जन्म देती है, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जन्म देती है सेंसिटिवनेस की ऊर्जा। Of these 7 energies, the first 3 are generated automatically at birth, but not in proper quality or quality. For even in our days, in the 20th century, we are born half complete and we live and die half complete. तो ये जो सातों ऊर्जा है उसमें जो पहली 3 ऊर्जा है, एक तो कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, दूसरी जो है अवेयरनेस की ऊर्जा और तीसरी जो लाइफ की ऊर्जा, वो जन्म के साथ में ही हमें एक गिफ्ट के रूप में मिल जाती है, पर उसका ग्रेड कम होता है, वो 3rd ग्रेड की ऊर्जाएँ होती है और फिर आगे जाके हमें साधना करके उसकी जो उसका ग्रेड चेंज करना पड़ता है और ख़ास करके एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को 1st ग्रेड में लाते हैं, तब फिर वो हमें आध्यात्मिक प्रगति में खास करके आत्मा के साथ जुड़ाव के लिए वो 1st ग्रेड की ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। वो भी हमने देखा था, जो ब्रिज बनाती है अवेयरनेस और आत्मा के बीच में, तो वो ये 1st ग्रेड की ऊर्जा की खास जरूरत पड़ती है वहाँ। और अभी ये जो आज की डेट में ये 20th सेंचुरी है, अभी तो 21st सेंचुरी हो गई, तब भी हम जो अभी जो जीव आते हैं, जो बच्चे का जन्म होता है, वो सब हम जो है वो हाफ कंप्लीट रूप में आते हैं और हाफ कंप्लीट जो है उसका आधा हिस्सा है जो है वो हमें साधना करके कंप्लीट करना पड़ता है। नहीं तो साधना नहीं करते तो हाफ कंप्लीट आते हैं और हाफ कंप्लीट ही हम मर जाते हैं और अनेक जन्म तक ये साइकिल चलती रहती है। जब फिर व्यक्ति साधना करने लगता है और वो धीरे धीरे करके वो होलनेस की ओर जाता है, तब वो दूसरा पार्ट भी वो होल या कंप्लीट हो जाता है, फिर उसकी जो है वो साइकिल कंप्लीट हो सकती है। The later 4 energies are to be diligently developed, generated and directed. तो नीचे की 4 जो है, सेंसिटिवनेस की ऊर्जा है या जीनियस की ऊर्जा है या फिर इंट्यूशन की ऊर्जा है, ये और स्पिरिचुअल ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा जो है उसको व्यक्ति को साधना करके खंड से नियमित साधना करके उसको डेवलप करनी है, जनरेट करनी है और उसको फिर डायरेक्ट भी करनी है, उसका अलग अलग जगह से उस जगह पर उसको ले जाना है जहाँ जिस तरह की जरूरत हो। When these vital energies are not generated and those that are automatically generated are not refined, that is the state of subhuman or animal tendencies prevalent in the human system. अब जब व्यक्ति ये पूरा जो आदि सिस्टम लेके आता है और उसको कंप्लीट नहीं करता है, वो ये बाकी की जो एनर्जीज है उसको जनरेट नहीं करता है या अपग्रेड नहीं करता है, तो इस तरह की जो लोअर ग्रेड की जो एनर्जी सब पड़ी रहती है वो एक सब ह्यूमन या एनिमल टेंडेंसी वाली हमारे अंदर वो इस तरह की इस प्रकार की वो ऊर्जा हमारे अंदर पड़ी रहती है। तो हमारी ह्यूमन सिस्टम है, सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर हम देखेंगे तो यही सारी चीज़ें एनिमल टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। उसका कारण यही है कि ये कभी भी अंदर की जो ऊर्जा है उसको ना रिफाइन किया है, ना उसके प्रति काम किया है और ना कोई उसको अपग्रेड किया है, तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है वो ऐसे ही अनरिफाइंड फॉर्म में होती है। खास करके हम जो फिजिकल फूड लेते हैं उसके अंदर हमने देखा था कि भाई क्रूड फॉर्म में इमोशंस और सेक्स एनर्जी बनती है और फिर उसी फॉर्म में वो उसका यूज़ हो जाता है, उसको रिफाइन नहीं होती है, पर साधना करते हैं तो उसका रिफाइनमेंट हो सकता है। दिस क्रिएट ऑब्स्टिकल्स एज Patanjali puts it in Sutra 30 of Book 1. The obstacles to soul cognitions are bodily disability, mental inertia, wrong questioning, carelessness, laziness, lack of discipline, erroneous perception, inability to achieve concentration, and failure to hold the meditative attitude, one-pointedness when achieved. तो
अगर ये वो एनर्जी जो है वो उसका हम शुद्ध नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते हैं, तो ये जो लोअर लेवल की एनर्जी है उसके कारण हमारे अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं। और ये 9 प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स या अंतराय है वो आते हैं। वो महर्षि पतंजलि ने सूत्र 30 में बताया है कि बॉडीली डिसेबिलिटी मतलब कि जो शरीर के अंदर जो है व्याधि रोग आते हैं वो बॉडीली डिसेबिलिटी है। फिर मेंटल इनर्शिया है, वो जो हमारे अंदर एक प्रकार की बेहोशी की स्थिति जैसी आती है, उसको पतंजलि ने स्त्यान शब्द का यूज किया है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, इस तरह का 9 प्रकार का वो सूत्र के अंदर ये संस्कृत वर्ड है इसके। तो ये मेंटल इनर्शिया है। फिर रॉन्ग क्वेश्चनिंग मतलब संशय है। फिर केयरलेसनेस है, वो आलस जिसको हम कहते हैं, फिजिकल का प्रमाद जिसको हम कहते हैं। और लेजीनेस जो है वो आलस है, वो मेंटल है। फिर एक डिस्पेशन, एक निराशा का एक अंदर भाव आता है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्पेशन मतलब एक वैराग्य का अभाव का अंदर उसके अंदर होता है। और उसका जो दर्शन है, परसेप्शन है, वो भी भ्रांति जनक दर्शन है। ये सारी चीज़ें जो है वो कंसंट्रेट भी नहीं कर सकता है, और जो स्थिति कंसंट्रेट किया है उसको होल्ड भी नहीं कर सकता है। तो ये सारे 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स है। और उसके साथ में और 4 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स भी साथ साथ में आते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने 31 सूत्र में लिखा है। पेन, डिस्पेयर, मिसलीड बॉडीली एक्टिविटी एंड रॉन्ग डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द लाइफ करंट आर द रिजल्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल इन द लोअर साइकिक नेचर। अब 4 प्रकार का पेन, डिस्पेयर, मिसप्लेस बॉडीली एक्टिविटी एंड रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइफ करंट मतलब दुख, दौर मनुष्य, अंग में जयत्व एंड श्वास प्रश्वास। तो संस्कृति के अंदर ये उन्होंने कहा है कि ये जो 4 जो है, दुख आता है, दौर मनुष्य आता है, एक निराशा आती है, फिर बॉडी के अंदर एक डिसेबिलिटी आ जाती है, अंग में जयत्व। अब बॉडी ध्रुजने लगता है या उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और जो प्राण जो है वो जिस तरह उसको ये होना चाहिए, वो मूव होना चाहिए, वो नहीं होता है। प्राण का जो गमन है वो ठीक रूप से नहीं होता है। ये सब भी ऑब्स्टिकल्स है। और वो लोअर साइकिक नेचर के अंदर जो हमने देखा था, लोअर साइकिक नेचर, तो लोअर साइकिक नेचर जो है हमारा एक साइकिक नेचर है और एक लोअर साइकिक नेचर है। लोअर साइकिक नेचर जो है वो थोड़ा प्राणी जन्य है, जैसे यहाँ का एनिमल टेंडेंसी वाला, तो वो लोअर साइकिक नेचर है। The vital energies of the essence of consciousness is now of first grade. Will has become spiritual will and is able to bridge the gulf which had remained unbridgeable for eternities in the absence of these energies between the awareness of the 2 bodies and their thinking instrument and the pure consciousness of the divine fragment. अब जो है यहाँ जब ये स्थिति के पर व्यक्ति पहुँचता है, उसकी एनर्जी जो है वो फर्स्ट ग्रेड की हो गई है और उसके अंदर स्पिरिचुअल विल भी अब जन्म चुकी है। तो उसके कारण क्या होता है, पहले तो जो 2 बॉडीज जो है, बॉडी की जो अवेयरनेस है, फिजिकल बॉडी और ब्रेन, और मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और ब्रेन, और एस्ट्रल बॉडी और मनस, ये दोनों के बीच में जो अवेयरनेस की एक जो गैप है उसको पहले ये चीज़ ये कंप्लीट करता है। और उसके बाद में जब ये हो जाता है तो ये दोनों होके फिर प्योर कॉन्शियसनेस है उसके साथ वो ब्रिज बनाता है, उसके साथ में फिर वो उसका जुड़ाव होता है। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट ग्रेड की, और दूसरी जो चीज़ है वो ये स्पिरिचुअल विल। इससे ही फिर आत्मा के साथ ये हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का जुड़ाव हो सकता है। So the pranas now flow properly in the primary body and can be directed by spiritual will.
ये जो हमने आगे देखा पहले कि जो सब वाल्व खुल जाते हैं एट विल, और उसके द्वारा प्राण को पूरा बॉडी के अंदर घुमा सकते हैं, प्राइमरी बॉडी के अंदर. All this means that the flow of incoming impulses and the flow of the series of memory patterns are also under full control, and by consciously controlling and operating the blocks and or valve, an individual can prevent and or allow only such mind modifications as are necessary as per diagram 3a and live in peace. तो बात ये है कि अब इतना सारा ये हो जाता है तो नेचुरली अब कंट्रोल आता है किसके ऊपर, इनकमिंग इम्पल्स के ऊपर, क्योंकि अंदर का ये जब चीज चेंजेस आ जाता है तो इनकमिंग इम्पल्स जो हमारा हर क्षण अंदर आता है उसकी भी क्वालिटी एक बदल जाती है. जो पहले हम हायर ग्रेड के इनकमिंग इम्पल्सिस को इनवाइट नहीं कर सकते थे, ले नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस लो लेवल का था. अब स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस चेंज हो जाता है और उसके कारण जो है हमारा अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आने वाले हैं उसके भी ग्रेड या उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है. तो हायर लेवल के हम इनकमिंग इम्पल्स को भी अंदर आने दे सकते हैं. और जो जब इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है तो हम जानते हैं कि मेमोरी पैटर्न को मिलने जाता है. तो वो मेमोरी पैटर्न का जो भी उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि वो पहले तो क्या था कि वाल कोई भी खुल जाता था और कोई मेमोरी पैटर्न बाहर निकल आती थी. अब उसके अंदर स्पिरिचुअल विल है तो कौन सा वाल खोलना है नहीं खोलना है, किसको ये मीटिंग करना है, ये सारा व्यक्ति के साधक के कंट्रोल में होता है. और फिर वो इस तरह दोनों की अगर विचार बनाना है तो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न को जोड़ने देते हैं. पर ये सारी चीज़ उसके फुल कंट्रोल के अंदर होती है. और ये सारा जो है वो ऑपरेशन उसके कौन से ये वाल को खोलना है बंद करना वो सब साधक के हाथ में होता है. और इनसे ही हमारे अंदर जो है माइंड मॉडिफिकेशन या चित्तवृत्ति बनती है. तो चित्तवृत्ति बनानी है नहीं बनानी है, किस प्रकार की चित्तवृत्ति बनानी है, पोज करना है, वो सब का सब अब इसके ऊपर इसका एक बहुत बड़ा कंट्रोल साधक का आ जाता है. और अगर चित्तवृत्ति नहीं बनानी है तो वो चित्तवृत्ति नहीं बनाएगा, वो ऊपर का वाल जो है उसको वो बंद कर देगा, इनकमिंग इम्पल्स को मेमोरी के साथ मिलने नहीं देगा, तो चित्तवृत्ति नहीं बनेगी. ये अब सब उसके स्थिति के अंदर है. और ये डायग्राम 3 एक ही स्थिति के अंदर वो शांति से इस तरह सब काम कर सकता है और जी सकता है. Since so much is possible, the sense organs and the senses themselves are also quiet, because the senses that flows through the sense organs can now flow only with the assent of the individual, who can shut the major entry valve at the base of taluka, for he has reached the stage 3B and is now proceeding to 3C. अब सेंसिस के ऊपर भी उसका कंट्रोल आ जाता है. जैसे हमने देखा कि सेंसिस और सेंस ऑर्गन जो है उसका वो डिटेच भी कर सकता है, या उसको कौन सी सेंसिस का उपयोग करना है, और वो उसकी सहमति से, साधक की सहमति से वो चीज़ को कौन से ऑर्गन से कौन सी सेंसिस को जाने देना है, वो सब उसके हाथ में है और इस तरह वो काम करता है. और जैसे अभी कहा इस तरह ऊपर का वाल जो है ब्रेन के पास का, उसको अगर वो बंद करना चाहे तो वो बंद कर देता है और मेमोरी को अंदर जाने नहीं देता है. वो 3B की स्थिति उस समय बन जाती है और फिर आगे साधना में उसकी 3C की स्थिति बनती है, उसकी और वो प्रोसीड करता है. Natural and logical thinking and reasoning, which create many different types of waves, the modifications in the gray matter are now not needed, for stage 3B is now attained, and correct knowledge without taking recourse to
to all this is possible in the vivid light of intuition. अब साधक 3B की स्थिति के अंदर आ गया है तो अभी उसको ब्रेन का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन का उपयोग करेगा तो उसको ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग से वो बुद्धि का उपयोग करेगा, रीजनिंग का, तर्क का उपयोग करेगा। ये सारी चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है। जब तक 3A तक में होता है तब उसको इसका थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना पड़ता है। पर जब और उसके द्वारा अलग अलग प्रकार की उसको अंदर वेव बनते हैं या चित्रवृत्ति बनती है। पर अभी इसका कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 3B की स्थिति में क्या होता है कि इंट्यूशन की लाइट जो पड़ती है उसके अंदर वो जो है वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और ये सारी बात हमने पिछले दिनों में सब ये देखा है कि इंट्यूशन 3B की स्थिति में खास करके डिस्कोसिस 2 के अंदर बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो अब इंट्यूशन की अंतर्ज्ञान की जो लाइट अंदर से आती है, चित्ती की लाइट, तो वो चित्ती की लाइट के अंदर वो सब कुछ देख सकता है और जो ज्ञान उसको प्राप्त करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि चित्ती सर्वज्ञ है, ओमनिशिएंट है, ओमनीप्रेजेंस है, तो वो उसके द्वारा वो सब ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। कहीं दूर का उसको कुछ देखना है, दर्शन करना है, वो भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें 3B के स्टेज में पॉसिबल होती है। The result is a quiet chitta. The near impossible has been achieved. Both mind and brain had so far worked together like an advanced computer, but the actual purpose of the mind is to be an organ of perception only. The mind has not to solve problems, that is to be left to the brain. It has only to transmit to the brain all that is perceived, and the brain will be able to see and register in its catalyst presence. The brain is able to function. अब जो है यहाँ एक स्थिति जो है वो ऐसी होती है कि चांद अब चित्त जो है वो शांत होता जाता है, और ये चीज़ बहुत एक इम्पॉसिबल जैसी है, क्योंकि चित्त को शांत करना वो तो हम जानते हैं कि एक सेकंड के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आता है और इमीडिएटली उसके विचार बन जाते हैं, चाहे हम ध्यान में बैठे, जप में बैठे, पर ये अंदर कुछ न कुछ खटपट चालू रहती है और सूक्ष्म प्रकार में भी ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो जब ये स्थिति 3B की स्थिति में आता है तो इनकमिंग इम्पल्स ब्रेन में ही नहीं जाता है, तो विचार कुछ बन ही नहीं सकता है, तो चित्तवृत्ति का निरोध अपने आप में हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट साधक के लिए। उससे पहले क्या था कि ब्रेन और माइंड दोनों मिलके काम करते थे, एक एडवांस कंप्यूटर की तरह वो काम करते थे। और जो माइंड का काम जो है वो तो खाली परसेप्शन का है। अब हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि माइंड और बॉडी, माइंड और ब्रेन है, दोनों का एक प्रकार से तो अलग अलग फंक्शंस है, पर क्योंकि वो ब्रेन और माइंड एक चिपक जाते हैं, आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, तो जो सही माने में जो दोनों का अलग अलग कर्म है वो नहीं होता है। माइंड का कर्म कैटालिस्ट के रूप में वो परसीव करता है और वो ब्रेन को ट्रांसमिट करता है, वो बता देता है कि भाई देखो ये चीज़ है करके। अब जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करना या उसके ऊपर डिसाइड करना या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना वो ब्रेन का काम है। तो चित्त परसीव करके उसको बताता है और ब्रेन अपना काम करता है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप में आता है। पर अभी की स्थिति हमारी क्या है कि चित्त और ब्रेन दोनों चिपके हुए हैं स्थिति के अंदर। चित्त जो है वो कैटालिस्ट की स्थिति में नहीं है, तो गड़बड़ी वहाँ से शुरू हो जाती है, एक आइडेंटिफिकेशन की स्थिति है वहाँ से बन जाती है। तो अगर साधना करके हम चित्त और ब्रेन को अलग कर सकते हैं और दोनों को अपना अपना काम करने देते हैं, तो एक अंदर एक आदर्श स्थिति बन जाती है और जीवन के सारे प्रश्न जो है वो अपने आप में सॉल्व भी होते जाते हैं। The function of the brain is to work like a computer and solve all the difficult problems
though at this stage of 3B, even this superseded by intuition or perception of the mind. The function of the mind is to act like a torch, throwing light in dark places. This light now comes to it from pure consciousness, the divine fragment, so as to act as a powerful higher order electromagnetic energy which enables the computer brain to work with the least difficulty. This is the difference between brain and mind, and this distinction is very vital. तो अब जो है वो ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह अपने आप में काम करता है और जो है वो जो प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज है, उसको वो सॉल्व करता है। हालांकि ये 3B की स्थिति के अंदर तो ये भी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि उसको डायरेक्ट इंट्यूशन या परसेप्शन होता है, तब वहाँ फिर ब्रेन का फंक्शन नहीं रहता है, वो डायरेक्ट एक चित्ती का कनेक्शन हो जाता है। पर 3A की स्थिति के अंदर जो है वहाँ अगर चित्त जो है वो एक कैटालिस्ट के फॉर्म में रहता है और खाली परसीव करता है, या जो उसकी एक टॉर्च होती है, टॉर्च की लाइट हम जहाँ डालते हैं तो वहाँ उजाला हो जाता है। इसी तरह ये जो है चित्त जो है वो लाइट फेंकता है और इस तरह चीज़ को फिर वो ब्रेन को ट्रांसमिट कर देता है। वो चित्त को ब्रेन को बताता है कि देखो ये चीज़ है करके, और फिर ब्रेन इसके अंदर इस तरह का काम करता है। और ये जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है? वो प्योर कॉन्शियसनेस की है, डिवाइन फ्रेगमेंट की है। तो अभी अंदर जो लाइट जो अंदर आती है, इंट्यूशन की लाइट, वो डिवाइन फ्रेगमेंट से आती है और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक प्रकार की है जो कंप्यूटर ब्रेन को चलाती है। तो 3A की स्थिति में कंप्यूटर ब्रेन काम जब करता है तब ये ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं और तो जो सारी डिफ़िकल्टी है उसको वो ब्रेन फिर इसकी प्रेजेंस में कंप्लीट कर सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। तो मन क्या है और ब्रेन क्या है, वो दोनों को हमें इस तरह का समझना है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। अब एक आध 2 पेज बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ लेंगे, तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में और कुछ देखेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना था जैसे आप शुरू में बोल रहे थे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं कि इस जन्म में हमको ये सफरिंग चाहिए बोलकर, तो ही हम अपना कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर सकेंगे, मतलब हायर लेके जा सकेंगे। अगर हम लोग वो सफरिंग के से बिल्कुल चुपचाप हम उसको सफर करते हैं और बिना कंप्लेन के, तो सर अगर किसी में एंगर रहता है और उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं या मतलब बहुत ज्यादा एंगर रहता है, और वो एंगर क्यों बनता है कि वो डिजायर से, वो समझो कामना हो गया है, कामना से वासना हो गया, वासना से तृष्णा तक पहुंच गया, वो इतना स्टेज हाई हो गया है। तो अभी उससे मतलब डिफिकल्ट लगता है वो एक्सेप्टेंस, उस स्टेज में आने के बाद फिर एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट लगता है सर। बिल्कुल। और मुझे वो भी पूछना था कि जब ऐसे कुछ एंजाइटी या एंगर आता है, उसी टाइम पे ऐसे लगता है कोई इनविजिबल फोर्सेस हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है और किसी ह्यूमन की थ्रू कुछ भेज रही है, मतलब यूनिवर्सल माइंड इज टॉकिंग थ्रू दैट लेक्चर, समझो एक यूट्यूब वीडियो आ गया जो हम लोगों ने देखा, तो ऐसे लगता है कि उसी टाइम पे कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटी हुई जो हमको उस टाइम पे वो सुनना बहुत जरूरी था, ताकि वो चीज पे हमारे को काम करना है, लाइक पॉज, कि अरे अगर वो डिजायर का लेवल तृष्णा तक पहुंच रहा है तो तुम फटाफट जब भी थॉट आया उसी टाइम पे पॉज कर दो। बराबर। तो सर ऐसे होता है, डज यूनिवर्सल माइंड टॉक टू अस थ्रू अ पर्सन? हमेशा देखो, एक
एक चीज़ क्या है कि जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो हम कम्युनिकेशन में कोई चीज़ मांगते हैं या हमारी कोई नीड है, तो हाँ वो यूनिवर्सल माइंड कोई इंडिविजुअल माइंड या कोई व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति है तो वो हमारे पास आके कहता है और कुछ दे जाता है। अब यूनिवर्सल माइंड को तो किसी को निमित्त ही बनाना पड़ेगा ना। तो वो हाँ व्यक्ति को निमित्त बनाता है, किसी पुस्तक को निमित्त बनाता है। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं जिसे हमें लेना देना ही नहीं है, वहां से कुछ चीज आ जाती है। तो जब हमें मदद की जरूरत होती है तो प्रकृति जब हमें मदद करना चाहती है, और पर हम इसके लिए रिसिप्टिव होना जरूरी है। जब हम रिसिप्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें इस प्रकार का एक संदेशा मिल जाता है, और वो संदेशा हमारे लिए ही होता है। तो वो जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो हमें सॉल्यूशन भी अपने आप में उसके साथ में मिल जाता है। वो इसी तरह काम होता है। कोई डायरेक्ट कोई ऐसा जैसे पिक्चर में बताता है, वो आकाश में से आवाज आती है, ये कर वो कर, वो महाभारत की सीरियल में बता, इस तरह का होता नहीं है। कोई आकाश में से आवाज नहीं आ जाएगी और हमें कुछ बता देगा। वो थ्रू व्यक्ति ही या कोई चीज से द्वारा ही ये चीज बन सकती है। समझे ना? हाँ हाँ यस सर। तो फिर एक्सेप्टेंस इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्यों इतना मतलब समझते हुए भी साधना में अगर आप आगे भी जा रहे हो फिर भी बार बार खींचना, बार बार क्या बोलते हैं कि हिंड्रेंसेस आना, ये क्यों इतना डिफिकल्ट क्यों? एक्सेप्टेंस क्या मतलब ये हमारी जो हमारे अंदर जो मेमोरी पैटर्न है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, वो आप सुन लेना। उसके बेसिक बात ये, हाँ, तो उसमें वही बात है ना कि ये चीज जो है, एक तो हमारे अंदर विल की कमी होती है, उसके कारण हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है, वो मेमोरी पैटर्न जो है वो इतनी स्ट्रांग, अभी क्रोध को हमने हजारों बार लाखों बार कर लिया, तो अभी क्रोध इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसकी मेमोरी पैटर्न इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसको ये करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए तो तावरिया जी ने हमारे पर इतना बड़ा ये किया है कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग दिया है कि अगर ये पैटर्न को थोड़ी भी वीक करना है तो बार बार हम 3 स्टेप करते जाएंगे, तो अपने आप में ये सारी पैटर्न अंदर ही अंदर वीक होती जाएगी। कॉन्शियस काम करने की भी जरूरत नहीं है वहाँ। और फिर जब ये चीज उभर के आती है तब हम थोड़ा कॉन्शियस काम करके उसको शांत कर सकते हैं। पर अभी तो इसका फोर्स इतना ज्यादा है और हमारी विल जो है इतनी कम है कि हम काम ही नहीं कर सकते उसके ऊपर। इसलिए हमें थोड़ा और अपग्रेड होने की जरूरत है ताकि हम इन पैटर्नों के ऊपर काम कर सकें। नहीं तो वो आप खींचे ही चले जाओगे, आपके हाथ के बाहर के ही बात रह जाएगी। ओके सर। और लास्ट वीडियो में भी आपने बताया था कि वो धर्मा एंड आपने वो 3 चीज बताई थी कि अटूट विश्वास, मतलब विश्वास रहने का भगवान पे, एंड देन सेवा। सो हाउ कैन वन डू सेवा इफ दे आर नॉट सोशली वेरी एक्टिव? तो किस फॉर्म की सेवा आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब वो तो फर्स्ट सेकंड 2 चीजें मेरे को समझ में आ गई कि धर्मा एंड अटूट विश्वास, बट व्हाट अबाउट द सेवा यू वर टॉकिंग अबाउट? अगर समझो कोई बाहर ही नहीं जाता है घर के, तो फिर वो सेवा कैसे कर सकता है? अरे सेवा तो बहुत प्रकार से होती है। पहले जो है योगाभ्यास करना है, दूसरा ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखो। और सेवा जो है कोई ऐसी नहीं है कि फिजिकली हम कुछ करेंगे तो ही सेवा है। जो चीज़ हमारे सामने आती है, कोई घर में और कोई व्यक्ति आ गया, कोई फोन आ गया, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी को कोई 2 अच्छी बात कहने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। और कुछ नहीं होता है तो हम लोगों के लिए एक दुआ बोलो। और किसी को? हाँ बोलो। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ दरअसल 2 मेरे प्रश्न थे। एक तो था कि प्राणायाम की बात हुई, तो अपने सिस्टम में ऐसा हमारे जो सिस्टम को मिली है, जो दी है, उस सिस्टम के मुताबिक प्राणायाम एक तो गोल नगेट को हम प्राणायाम कह सकते हैं, नहीं, और दूसरी केज एक्सरसाइज नहीं। ये 2 प्रावरिया जी ने बहुत क्लियर कट बताया। देखो 2 चीज है
एक तो जो है जो हम नॉर्मल कोर्स में जिसको प्राणायाम के करते हैं वो तो तावड़ी जी उसको तो श्वासायामी कहते हैं, वो प्राणायाम है ही नहीं पहली बात। तो वो तो एक बात क्लियर है कि जो हम वो कर रहे हैं वो प्राणायाम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने अभी हमने बड़ा क्लियर बता दिया कि भाई ये जब आप प्रत्याहार की स्थिति में पहुंचते हैं और आपका प्राण के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, लाइफ फोर्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, और उसके बाद फिर आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये एक मास्टरी आपके ऊपर आती है तब आप प्राणायाम पर पहुंचे हैं। तो हमारे लिए तो अभी प्राणायाम शब्द कोई काम का ही नहीं है। अब तो हम न आसन के ऊपर पहुंचे हैं, न तो प्राणायाम तो और दूर की बात है। पहले तो हमारा आसन ही स्थिर नहीं है। आसन मतलब हमारा माइंड जो है, माइंड ही स्थिर नहीं है। तो माइंड की स्थिरता वो आसन है, तो आसन पर भी नहीं पहुंचे है। प्राणायाम की बात तो दूर की रही और प्रत्याहार की बात भी दूर की रही। तो ये चीज़ हमारे लिए है ही नहीं। अभी तो हमारे लिए 3 स्टेप रिफाइनिंग बोलने के फेज वगैरह जो प्रैक्टिस है, वो ये जो है वो अष्टांग योग के पहले की पूर्व की प्रैक्टिस है। तो अभी तो हम अष्टांग योग चालू ही नहीं हुआ है। हम तो अष्टांग योग पर पहुंचने के लिए ये एक पूर्व भूमिका के रूप में सारी चीजें कर रहे हैं। ओके 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 ओके। हाँ। सेकंडली ये था हाँ कि अपने जो ये अपने जो ब्रेथ पोजीशन स्थिति ए, डायग्राम ए, हाँ उसमें जो आप बताया कि जब इनकमिंग इम्पल्स आता है, मेमोरी कंट्रोल मिलता है, बाद में जब आगे वो जाता है तो रजिस्टर क्या मीडिया में जाता है, उसके पहले हमारी अभिरुचि हम कैच कर देते हैं। बराबर। चौथा चरण बोलते हैं। हाँ बराबर। तो ये डायग्राम एक ही जो स्थिति है 3A की, तो उसमें ये हमारा जो अभिरुचि है हम उसको वो अपने कंट्रोल में आ जाता है। हाँ उसको हम बात कर सकते हैं। मतलब कि अभी जो है वो अपना जो जिसको तावड़ी जी कलरिंग कहते हैं, तो जो हम कलर ऐड करते हैं, जो कलर क्या है वो तो राग द्वेष ही है। आफ्टर ऑल तो IESM केंद्र क्या है, अगर IESM केंद्र अपने आप में रूप में काम करते हैं तो इमोशंस जो है वो तो एक रजोगुण ही उसके अंदर ऐड करेगा, या सेक्स के अंदर काम करेगा तो वो तो तमोगुण ही ऐड करेगा। तो जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न बनके जो अंदर चीज आई दोनों मिलके और एक पिक्चर की सीरीज बनाते हैं, उस दौरान उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ एक पोज आ जाता है या एक नेचुरल कंट्रोल है। तो फिर ये चीज जो है वो इस तरह ऐड नहीं होती है। वो जो अंदर विचार बनता है और विचार एक सही मात्रा में प्योर फॉर्म के अंदर विचार बन के फिर वो आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाता है। और यही तो साधना का पर्पज है। अभी प्रॉब्लम यही है कि IESM केंद्र इतने फुल स्विंग में काम कर रहा है और जिस तरह का उसका रेशियो है इस तरह काम कर रहा है। तो ये 2:4:8 के हम रेशियो के अंदर जीते हैं, तो ये सारा मसाला वो इसके अंदर झोंक देगा IESM केंद्र। तो वो विचार फिर कैसा अल्टीमेट बन के निकलेगा, एकदम वो स्थिति में, खराब स्थिति में, मतलब वो स्थिति में बाहर आएगा। समझे ना? मतलब कि जो मतलब कि शुद्ध रहेगा। हाँ नॉर्मल तो 2:4:8 वाला जो विचार बनेगा। हाँ तो जो सर तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई अनुभव की बात नहीं है। एक मैथ जैसा जो हमारा हम क्या तरफ जा रहे हैं, ये बात है। तो बी में ऐसा नहीं होगा। नहीं, बी में तो ऐसा होने का सवाल, हाँ सुनिए तो सही, अभी मैं बोल रहा हूँ कि बी में तो ऐसा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जो इनकमिंग इम्पल्स जो है वो ब्रेन में जाता ही नहीं है, मेमोरी के साथ जुड़ता ही नहीं है और वो IESM के अंदर तक भी पहुंचता नहीं है। बी के अंदर तो क्या होता है कि अभी वाल बंद हो गया तो उसको आगे जाने के लिए उसको निकलना तो पड़ेगा, उसको आगे तो जाना पड़ेगा आज्ञा चक्र तक। पर वो क्या करता है, हमारा दूसरी चैनल पकड़ता है, वो जो हमारे कान के ऊपर से एक चैनल नई जो बनती है उस दौरान बन जाती है 3D के स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। तो वो जो चैनल से फिर जो है वो इम्पल्स जो आगे आता है और वो फिर आज्ञा चक्र से वो निकल जाता है। या फिर उसको हम उसको अगर हम अपने बिंदु चक्र या अंदर के चक्र की ओर ले जाना चाहते हैं तो फिर हम उसको आज्ञा चक्र से अंदर एंट्री दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी एक चैनल है, वहाँ भी एक रास्ता है।
तो अभी ब्रेन में हम पीछे से नहीं एंटर होते हैं, हम ब्रेन में डायरेक्ट बिंदु पर पहुंचना है, तो आगे से आज्ञा चक्र से एक चैनल द्वारा हम बिंदु के ऊपर पहुंचते हैं। तो वो अलग रास्ता ही अलग है, और उसमें IESM केंद्र तो वहाँ काम ही नहीं करते, कुछ फंक्शन ही नहीं है वहाँ। अपना जो ब्रेन 1 है, रजिस्ट्रेशन एरिया है, उसका वहाँ कोई काम ही नहीं है, बराबर।